Hello everyone, welcome to today's current affairs session with Farhanda IAS। मैं हूँ सुप्रिया और आज का सेशन हम कवर करने वाले हैं बहुत ही हाई रेलेवेंट यूपीएससी टॉपिक्स जो रिसेंटली न्यूज में बहुत है। तो एक बार इंडेक्स पे नजर डालते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट टॉपिक्स वी हैव चोजन फॉर टुडे फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। सो आज का पहला टॉपिक है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ओवर स्टेट। ये टॉपिक डायरेक्टली रिलेटेड है इंडियन पॉलिटी और सेंटर स्टेट रिलेशन से। इसमें हम समझेंगे कि आर्टिकल 143 का क्या रोल होता है और प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी है या कंफ्यूजन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Then the second topic is about state of India's bird report के बारे में है। ये एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक रहेगा जिसमें लेटेस्ट रिपोर्ट के फाइंडिंग्स के थ्रू हम देखेंगे कि कौन सी स्पीशीज सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो चुके हैं। देन वी टॉक अबाउट बहुत ही ब्यूटीफुल सोशल जस्टिस का टॉपिक, सोशल इश्यूज एंड गवर्नेंस का। इनफैक्ट एक सोशल इविल के खिलाफ कर्नाटका सरकार ने जो स्टेप लिया है उसमें एक नई पैटर्निटी क्लॉज ऐड की गई है, बहुत ही यूनिक है। विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। देन वी स्पीक अबाउट इंडिया एंड चाइना का एक रिलेशनशिप में भी एंड कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं, है ना, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक है आईआर से रिलेटेड, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना के टाइज पर किस किस्म का स्ट्रेस हो रहा है एक्सेट्रा। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक डिफेंस के टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। इंडिया के जो ओल्डेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट का फाइनली रिटायरमेंट होने जा रहा है, तो एक बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री भी समझेंगे इसके बारे में। देन सिक्स टॉपिक इज अबाउट इलेक्शन कमीशंस। फिर ये टॉपिक रिलेटेड है फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से, ठीक है। तो GS2 का काफी मटेरियल है यहाँ पे। देन वी यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट का रिसेंटली उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो उसके बाद इलेक्शन कहाँ कैसे कंडक्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलाइन होती है या नहीं, ये सारी अंडरस्टैंडिंग हम इसको लेकर क्लियर कर देंगे इस सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी इंपॉर्टेंट GS2 का इंडियन पॉलिटी का टॉपिक। यहाँ पे द फर्स्ट टॉपिक इज about the powers of president and governors, okay, regarding the state bills. So let's start our session today. तो आज का ये फर्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर ऑन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ओवर। ये बहुत ही एक क्लासिक एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का एंड स्टेट एंड सेंटर के रिलेशन का जो डायनामिक्स होता है उसका भी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा है सुप्रीम कोर्ट को। बेसिकली ये पूछा है कि क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर्स स्टेट बिल्स को रोक सकते हैं या उनको इंडेफिनिटली डिले कर सकते हैं, ये क्वेश्चन रेज किया है। और इस रेफरेंस को सुनने के लिए जो है चीफ जस्टिस BR गवाई की बेंच है, उन्होंने सेंटर और स्टेट्स को दोनों को नोटिस इशू कर दिया है इसके बारे में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट को क्लैरिफाई करने की कोशिश की जा रही है। फर्स्ट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड आर्टिकल 143 होता क्या है। आर्टिकल 143 होता है गिव्स द पावर टू प्रेसिडेंट टू सीक ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। इसे हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सवाल लेकर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है तो वो जा सकते हैं फॉर क्लैरिटी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता। क्या इस इशू को ट्रिगरिंग किस बात से मिली, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब हुआ ये था कि अराउंड अप्रैल 8 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिक्लेयर्ड तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट एक्चुअली उन्होंने दिया था। गवर्नर ने जो है उनके 10 बिल को असेंट देने में डिले किया था, वहां पे उस सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल बोल दिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली यहीं से शुरू हो गई थी और कोर्ट ने आर्टिकल 142 यूज किया इसके बारे में और उन बिल्स को डीम्ड असेंट डिक्लेयर कर दिया। यानी गवर्नर की डिले से डेमोक्रेसी अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो कोर्ट ने जो है खुद से इंटरवीन करके उनका डिसीजन सुना दिया। अब यहाँ पे जो है बिगर पिक्चर इशू क्या है कि गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के पास जो बिल्स आते हैं
उनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, आपको पता होगा, या तो वो असेंट दे सकते हैं, या तो अपने आप विद होल्ड कर सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट के पास फिर रिजर्व करने के लिए भेज देंगे। लेकिन जब वो मंथ्स तक डिले करेंगे तो या तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस का मिसयूज होने जैसा हो गया। तो इसी अनसर्टेनिटी को क्लियर करने के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया है। तो ये टॉपिक हमें एक ब्रॉडर एंगल देगा ऑन हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज लाइक गवर्नर और प्रेसिडेंट कैन इम्पैक्ट स्टेट लेजिस्लेशन। तो यहाँ आर्टिकल 200, 201 और आर्टिकल 143 जो है, एक कंबाइंड एनालिसिस हम करने वाले हैं इन कमिंग टाइम। तो प्लीज बी केयरफुल विथ योर नोट्स। आप अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से जो फैक्चुअल डेटा है नोट डाउन करिए। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो दाव पे है। कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है आर्टिकल 200, 201, 141 ये किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो चलिए हम इससे अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो आर्टिकल 200 एंड 201 जो है गवर्नर के पावर्स है। जब कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है, गवर्नर के पास जो है 4 ऑप्शंस होते हैं। गिव असेंट, बिल को अप्रूव करना, विथहोल्ड करना मतलब बिल को रिजेक्ट कर देना, देन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट, अगर वो बिल कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट क्रिएट करता है तो वो रिजर्व कर सकते हैं, या फिर वो रिटर्न कर सकते हैं बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन ओनली इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। ये सब दिया है आर्टिकल 200 में। फिर आता है आर्टिकल 201। 201 में क्या है कि प्रेसिडेंट जो है ये पास, जब प्रेसिडेंट के पास ये रिजर्व बिल जाने के बाद एप्लीकेबल होता है एक्चुअली 201। प्रेसिडेंट यहाँ सिर्फ 2 काम कर सकते हैं, या तो वो असेंट दे देंगे या तो विथहोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे की इशू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है ये सारे स्टेप्स को लेके, और इसी लूप होल का मिसयूज हो रहा है इंडेफिनाइट डिलेज करने के लिए। देन वील टॉक अबाउट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। आर्टिकल 143 क्या करता है, अलाउ करता है प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेने के लिए किसी भी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पर ये होता है एडवाइजरी इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड। ओके, तो बाइंडिंग नहीं होता। तो जैसे इस केस में प्रेसिडेंट ने गवर्नर के पावर्स को लेके क्लैरिफिकेशन मांगा, आर्टिकल 142 क्या करता है, अब कंप्लीट जस्टिस का प्रोविजन देता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है कि वो कंप्लीट जस्टिस इंश्योर कर सके किसी भी पेंडिंग मैटर में। और इसी आर्टिकल को अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया जब तमिलनाडु गवर्नर ने जो डिले किया था ना, उसको लेके डीम्ड असेंट डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को इस तरह से मिसयूज करके फेल किया जा रहा हो तब कोर्ट ने इंटरवीन किया यूजिंग आर्टिकल 142। तो ये सारे प्रोविजंस जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 200 जो है गवर्नेंस के पावर बोलता है बिल्स को लेके। फिर आर्टिकल 201 इन्वोक होगा अगर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। एंड देन आर्टिकल 143 जो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में बात करता है, एंड आर्टिकल 142 जो है वो कंप्लीट जस्टिस का पावर देता है टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो जब मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि इशू ये जो है इंडियन पॉलिटिक के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस2 के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा सेंटर स्टेट रिलेशन पे भी मैटर करता है, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसका पूरा इम्पैक्ट जो है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर क्या पड़ेगा, वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये जो डिबेट चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा इशू सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बैलेंस को चैलेंज करेगा डेफिनेटली। जब गवर्नर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर के बिल्स को रोक ले, डिले कर दे, तो एक सीरियस इम्बैलेंस क्रिएट होगी। सोचो अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट का बिल गवर्नर रोक लेगा तो कहाँ गई स्टेट की ऑटोनॉमी, दे विल क्वेश्चन दैट। देन जुडिशियल ओवरसाइट, यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट टाइमलीनेस प्रिस्क्राइब कर सकता है टू गवर्नर एंड प्रेसिडेंट कि आप आर्टिकल 200 या 200 कब तक आप उसके अंडर एक्शन ले सकते हो, यानी कि जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के लिए डेडलाइन फिक्स करती है नहीं, ये भी क्वेश्चन है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत साइलेंट है, लेकिन जस्टिस डिले होने का रिस्क भी बहुत यहाँ पे रियल है।
तो यहाँ पे ये जो तीनों इंस्टीट्यूशंस है हमारे, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और हमारा जो मतलब स्टेट के लेवल का लेजिस्लेचर भी, तो उस सब में ये इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं। देन इस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई क्लियर गाइडलाइन दे देगा तो ये फ्यूचर के लिए प्रेसिडेंट बन जाएगा। फिर इसके क्या होगा, प्रेसिडेंट इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज भी एनफोर्सेबल हो सकते हैं जुडिशियली, इसका ये मतलब निकालेंगे लोग। जैसे गवर्नर या प्रेसिडेंट डिले नहीं कर सकते विदाउट रीजन। ये बात यूपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर। स्पेशली जो पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस लिख रहे हो ना, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी टॉक अबाउट फेडरल स्ट्रेंथनिंग। और अगर सुप्रीम कोर्ट क्लैरिटी दे देगा तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इंडियन फेडरलिज्म पर। स्टेट को प्रोटेक्शन मिलेगा कि उनके बिल्स जो है आर्बिट्रली ब्लॉक नहीं किए जा सकते, और एक बहुत ही ट्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का स्टेप माना जा सकता है अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो। लेकिन एक ओवरऑल यहाँ पे सिंपल इशू ये है कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी हो गई या लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, स्टेट रिलेशन का, स्टेट और सेंटर का ट्रस्ट हो गया, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर होता है, बहुत ही क्रूशियल मैटर होता है। और थोड़ा सा भी अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टांस इम्बैलेंस हो गया तो सारा मैटर ही जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। इसका सीधा असर पड़ेगा हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे। दैट इज व्हाई दिस टॉपिक बिकम्स इम्पोर्टेंट इन सेंटर स्टेट रिलेशन एज वेल। तो नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेकंड टॉपिक ऑफ द डे। क्योंकि आप बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर ली हमने, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो आप उसको। देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे एक ऐसे रिपोर्ट की बात हो रही है जो इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हेल्थ का एक थर्मोमीटर जैसे एक्ट कर रहा है। स्टेट ऑफ इंडिया 2023 का बर्ड रिपोर्ट। अब क्या है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट बना गया है यूजिंग सिटीजन साइंस डेटा, यानी लोगों द्वारा अपलोड की गई बर्ड साइटिंग्स एंड फील्ड रिकॉर्ड्स के साइंटिफिक एनालिसिस पे बना हुआ रिपोर्ट। इसमें जो है टोटल 942 स्पीशीज असेस किए गए हैं अक्रॉस इंडिया, और रिजल्ट जो है काफी अलार्मिंग है। 204 स्पीशीज में लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन डिक्लाइन दिखा, एंड 142 अराउंड स्पीशीज भी करंटली डिक्लाइनिंग फेज में है, एंड 178 जो है स्पीशीज मार्क किया गया है हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी पे। लॉन्ग टर्म डिक्लाइन का मतलब क्या है? I'll tell you। वो बर्ड्स होते हैं जिनकी पॉपुलेशन लास्ट सेवरल डेकेड्स में कंसिस्टेंटली नीचे जा रही है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिक्लाइन। मतलब इकोलॉजिकल स्ट्रेस या हैबिटेट लॉस एक सस्टेन्ड पैटर्न बन गया है। एग्जाम्पल आई गिव यू, इंडियन वल्चर स्पीसीज जो है, जो डीडीटी पेस्टिसाइड के चलते क्रिटिकली एंडेंजर्ड बन चुकी है ना, समथिंग लाइक दैट द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन मीन्स। करंटली डिक्लाइन स्पीशीज क्या होते हैं? वो बर्ड्स होते हैं जो एक्टिवली पॉपुलेशन उनका गिरता जा रहा है, और अगर अभी प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो एंडेंजर्ड लिस्ट में उनको भी डालना पड़ेगा। इसका मतलब अभी टाइम है कंजर्वेशन एक्शन का, वी कैन टेक सम एक्शन एंड प्रिजर्व देम। 178 स्पीशीज जो मार्क किए गए हैं हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी में, यानी कि ये जो स्पीशीज है तुरंत प्रोटेक्शन मेजर्स चाहिए उनको। इनमें कई फ्लैगशिप बर्ड्स भी शामिल है जिनके खत्म होने से जो है एंटायर इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सिर्फ बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंट की तरह नहीं, हमारे लिए बहुत ही एक अलार्मिंग रिपोर्ट है कि हमें बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने में क्या क्या एनवायरमेंटल गवर्नेंस में चेंजेस लाने हैं। बर्ड कंजर्वेशन के कुछ मॉडर्न टूल्स होते हैं जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ये सिटीजन साइंस विच वी हैव डिस्कस्ड। ई बर्ड प्लेटफॉर्म जो है सिटीजन साइंस इन एक्शन का काम करता है। ई बर्ड एक ग्लोबल ऑनलाइन डेटाबेस है जिसे मैनेज करता है कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी यूएसए में। लोग बर्ड साइटिंग्स रिकॉर्ड करते हैं, जीपीएस लोकेशन डालते हैं, टाइम, स्पीशीज नेम के साथ एक्सेट्रा, और ये डाटा ऑटोमेटिकली एनालाइज होता है। इंडिया में भी ई बर्ड का यूज बहुत ही मैसिव स्केल पर हो रहा है, और ये बन गया है एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव कंजर्वेशन टूल। मतलब सरकार या साइंटिस्ट के पास नहीं, आम लोगों के पास भी बायोडाइवर्सिटी मॉनिटर करने की पावर आ गई है। साउंड्स वेरी कूल बट वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। बर्ड्स एज इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है? तो बिल्कुल, क्योंकि बर्ड्स आर वेरी एक्सीलेंट बायो इंडिकेटर्स। उनका डिक्लाइन डायरेक्टली सिग्नल देता है वेटलैंड्स पॉल्यूट हो रहे हैं या नहीं, फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन कितना हो गया है, या फिर ग्रासलैंड और अर्बन ग्रीन कवर जो है कितने हद तक जो है डिग्रेड हो गए हैं। हमारे लिए एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी ऑलवेज हैज बीन अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी।
तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है वो साइंटिफिक बेसलाइन डिसाइड करेगी कंजर्वेशन के लिए। हमें टारगेटेड रिसोर्स एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो भी उसके लिए भी प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज आपको ऐसे कोई रिपोर्ट्स कभी आप न्यूज में पढ़ेंगे ना, तो अब अगर कोई आंसर लिख रहे हो या कोई ऐसे लिख रहे हो तो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट। और ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है पीपल ड्रिवन साइंस है और ये हमेशा कम्युनिटी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहा है, यू नो, इवन इन फाइंडिंग, मतलब डेटा कलेक्ट करने में भी उनकी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। तो becomes overall a very important report for us to study। तो यहाँ पे अगर किसी भी स्पीसीज का कंजर्वेशन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसके जो थ्रेट्स है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 23 रिपोर्ट ने कुछ क्लियर मेजर थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए हैं। विल ट्राई हैव अ लुक ओवर इट। हैबिटेट लॉस के बारे में बोला उन्होंने। सबसे बड़ा थ्रेट वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स, स्क्रबलैंड्स जैसे हैबिटेट्स का डिस्ट्रक्शन या कन्वर्शन डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा बर्ड के पॉपुलेशन पे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट और फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट है ये। अर्बनाइजेशन, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने कई की हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वी हैव रेड इनफ इन द न्यूज़ देन। Then we talk about the second most threat यहाँ पे pollution, environmental pollutants जैसे pesticides या कोई heavy metal birds के health को और उनके reproduction पर जो है directly affect करते हैं। आपने कभी, I don't know if you have come across, डाइक्लोफेनाक नाम का पेन किलर था जिससे जो है वल्चर्स पे काफी इफेक्ट पड़ा, इतना कि वो बहुत ही बहुत लीथल साबित हुआ उनके लिए। Then comes climate change। Climate change से migratory patterns और breeding cycles disturb हो जाते हैं। कुछ birds जो है उन seasons में आते हैं जब उनका food source available नहीं होता, leading to population crashes। So and then comes hunting। इलीगल हंटिंग भी अब कई एरियाज में प्रेवलेंट है, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट्स में बर्ड्स को फूड या रिचुअल्स के लिए हंट किया जाता है। इससे वल्नरेबल स्पीशीज जो है और डिक्लाइन में जा रही होती है। देन urbanization भी एक one of the threat है। unregulated constructions especially in peri-urban zones you can say, birds के जो nesting और feeding grounds होते हैं उनको wipe out कर देते हैं। concrete jungles जो है birds को और hostile बना देंगे उनके environment को। then invasive species के बारे में भी आपको पता होगा। invasive species क्या करते हैं, नॉन इन्वेजिव स्पेसीज को जो है, नेटिव बर्ड्स को जो है उनके हैबिटेट को और फूड को कंपटीशन दे देते हैं, डिस्टर्ब कर देंगे पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये सारे जो फैक्टर्स हमने देखे कैसे मल्टी डायमेंशनल थ्रेट लैंडस्केप क्रिएट कर रहे हैं फॉर द बर्ड्स। और अगर हम इन स्पीसीज को बचाना चाहते हैं तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है पैरेलली टैकल करने पड़ेंगे। दे आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो हमको जब भी ये थ्रेट्स अंडरस्टैंड करने हैं तो we have to study a proper multi-dimensional approach यहाँ पे to tackle that। तो आप बात करते हैं another topic very important for social justice। social issue के थीम से relevant है ये आज का topic, also related to women empowerment you can say। so ये देवदासी के बारे में है। बहुत ही रिफॉर्मेटिव और लीगल डेवलपमेंट हुई है जिससे वुमेन एम्पावरमेंट से डायरेक्टली रिलेट करता है ये टॉपिक। कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है एक नया देवदासी प्रिवेंशन बिल जिसमें एक यूनिक पैटर्निटी क्लॉज भी ऐड कर दिया उन्होंने। इसका बैकग्राउंड ये है कि एक्चुअली देवदासी सिस्टम होता क्या है। देवदासी प्रैक्टिस एक सेंचुरी ओल्ड सिस्टम है जिसमें यंग गर्ल्स को टेम्पल के नाम पर डेडिकेट कर दिया जाता है, लेकिन ओवर द टाइम ये एक एक्सप्लॉइटेटिव सोशल इविल बन गया है जिसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, चाइल्ड राइट वायलेशन, कास्ट बेस्ड मार्जिनलाइजेशन होता है। 1982 में कर्नाटका ने इस प्रैक्टिस को पूरी तरीके से बैन कर दिया, लेकिन उस लॉ के अंडर सिर्फ 4 कन्विक्शंस हुए थे, मतलब वो लॉ इफेक्टिव नहीं था। अब यहाँ पे ये नया बिल जो हुआ है उसमें क्या क्लॉज या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं, वी विल सी। जो ओल्ड 1982 का एक्ट था उसको रिप्लेस करेगा ये नया एक्ट, तो उसके कुछ की प्रोविजंस है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। चिल्ड्रन बोर्न टू देवदातीज विल बी ट्रीटेड एज लेजिटिमेट, यानी बच्चों को लीगल राइट्स मिलेंगे और वो डिस्क्रिमिनेशन से यहाँ पे बच जाएंगे। डीएनए टेस्टिंग टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी, अगर कोई फादर अपने बचपन की जिम्मेदारी है ना से बच रहा हो
तो कोर्ट उसे कंपेल करेगा पैटर्निटी प्रूव करने के लिए। Then strong penal action against dedication practices, temple dedication rituals या कोई proxy system के against बहुत ही strict punishment दिया जाएगा। And then comes the comprehensive rehabilitation, सिर्फ criminalization नहीं बल्कि social और economic rehabilitation भी promise किया गया है, जैसे skilling, education and shelter scheme। तो ये बिल जो है रिस्टोरेटिव जस्टिस मॉडल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन, डिग्निटी और रिहैबिलिटेशन तीनों पर इक्वली फोकस किया गया है। हमारे लिए जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंस है रिलेटेड टू गवर्नेंस, यू कैन से, एंड देन ऐसे में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक एग्जाम्पल के रूप में आप उसको कोट कर सकते हैं। ओके, एंड एक सोशल इशू का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी हम वल्नरेबल लोगों की बात करते हैं तो उनमें ये एग्जाम्पल डेफिनेटली आता है। तो दिस आर्टिकल्स हाईलाइट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। अब ये स्लाइड में ना हम देवदासी सिस्टम के हिस्टोरिकल इनजस्टिस कैसे होता था और ये कैसा जो नया कानून है इस इनजस्टिस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देवदासी सिस्टम जो है एक सोशो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जहाँ पे यंग गर्ल्स को टेम्पल्स को डेडिकेट किया जाता है, पर रियलिटी में उनका जो यूज होता है लाइफ लॉन्ग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और कास्ट बेस्ड अब्यूज के लिए होता है। वेरी हार्ड रियलिटी। ये एक कल्चरल ट्रेडिशन के नाम पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अब्यूज का एग्जाम्पल बन गया कहीं ना कहीं। 1982 का जो लॉ था ये मानो जैसे फर्स्ट स्टेप था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज्यादा पुअर था। सिर्फ 4 कन्विक्शंस हुए थे इतने सालों में, जो दिखाता है कि लॉ जो है ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। देन जो कंटिन्यूड चैलेंज फेस किए गए, आज भी बच्चे जो है देवदासी के बहुत ही ह्यूमिलिएशन फेस करते हैं, स्कूल को नहीं जा पाते, पासपोर्ट ऑफिस में उनका कोई पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, लीगल आइडेंटिटी का इश्यू बन जाएगा उन बच्चों को और उनकी जो डिग्निटी है उनको थ्रेट हो जाएगी। ये एक इनविजिबल सोशल डिस्क्रिमिनेशन है जिसके कई लोग नोटिस करते हुए भी वी हैव बीन इग्नोरिंग दैट। जो नया बिल है 2024 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क है, जो कि पनिशमेंट पे भी, बस पनिशमेंट में नहीं, रिफॉर्मेटिव जस्टिस पे फोकस कर रहा है। बहुत ही होलिस्टिक लेजिस्लेटिव अप्रोच माना जाएगा। सोशल डिग्निटी का जो है सेंटर में रख के दे हैव फ्रेम्ड द एक्ट दिस टाइम। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि लॉ तभी काम करेगा जब उनका इम्प्लीमेंटेशन और इंटेंट दोनों स्ट्रांग हो। तो वी हैव बीन एड्रेसिंग अ वेरी क्रूशियल इशू हियर दैट कम्स अंडर सोशल इश्यूज एंड गवर्नेंस एज वेल। तो ये आपको एक फ्रेमवर्क की तरह मिल जाएगा यहाँ पे, एक बहुत अच्छे से आपको, अगर आप आंसर लिख रहे हो तो यू कैन मेंशन दिस पॉइंट। तो ये जो नया बिल है उसमें सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की आप बात करते हैं कि कैसे रिहैबिलिटेशन और डिग्निटी का रिस्टोरेशन होगा, क्योंकि लीगल रिफॉर्म ही नहीं बल्कि सोशल मॉरल करेक्शन की भी जिम्मेदारी है यहाँ पे। डिग्निटी, प्रोटेक्शन, सारी चीजें कवर की गई है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है लीगल लेजिटिमेसी देना देवदासी के बच्चों को। कई बार डॉक्यूमेंट्स में जब फादर का नाम नहीं होता तो स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट्स, आइडेंटिटी में जो है ह्यूमिलिएशन फील करना होता है उनको। नया लॉ इस ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर देगा और लीगल स्टैंडिंग देगा इन चिल्ड्रंस को। देन कम्स द स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट। लॉ तभी पावरफुल होगा जब उसके पेनाल्टीज बहुत इफेक्टिव होंगे। नए बिल में प्रपोज किया गया है कि मिनिमम 2 साल की सजा या अराउंड 1 लाख रुपीस फाइन मिलेगा अगर ऐसे कोई कन्विक्ट हुआ तो, और अगर पैटर्निटी डिस्प्यूट हो तो डीएनए टेस्ट जो है मैंडेटरी बनाया गया। इससे क्या होगा, डेडिकेशन जैसे इलीगल प्रैक्टिस को डिस्करेजमेंट मिल जाएगी। सोशल बेनिफिट्स क्या होंगे, क्रिमिनल लॉ से आगे आता है वेलफेयर इंश्योर करना। देवदासी और उनके चिल्ड्रन को मिलेगा कुछ पेंशन, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो जो हम सारे आम आदमी डिजर्व करते हैं, वो सारे बेनिफिट्स उनको आ जाएंगे, वो गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर आ जाएंगे। ये स्टेप जो है एक्चुअल मेन स्ट्रीमिंग का काम करेगा, यू कैन से। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कर्नाटका का बिल बन सकता है एक टेम्पलेट फॉर अदर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, जहां ये प्रैक्टिस अभी भी पॉकेट्स में चलती है। तो दिस रिफॉर्म इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाउ लॉ, सोसाइटी एंड गवर्नेंस कैन वर्क टुगेदर टू इरेज द स्ट्रक्चरल इनजस्टिस, यू कैन से। तो अब बात करते हैं हमारे बहुत ही पुराने नेबर की, एक ऐसे एस्पेक्ट की जिसे जनरली इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा इग्नोर किया जाता है मे बी,
ये एक स्पिरिचुअल राइवलरी चल रही है बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर तिबेटियन बुद्धिज्म। ये राइवलरी सिर्फ लैंड को लेके नहीं है, एलएसी को सीमित नहीं है, आइडेंटिटी और कल्चरल इन्फ्लुएंस तक पहुंच गई है अभी। यहाँ पे बैकग्राउंड ये है कि तिब्बत, दलाई लामा और इंडिया का रोल, इसको लेके ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। 1959 में तिब्बत में एक अपराइजिंग हुआ था, जिसके बाद 14 दलाई लामा और हजारों तिब्बतियन बुद्धिस्ट इंडिया आ गए थे। उन्होंने यहाँ एक्साइल में अपनी कम्युनिटी एस्टेब्लिश की, स्पेशली धर्मशाला एंड हिमाचल प्रदेश में। इंडिया ने तिब्बतियंस को शेल्टर दिया और उसके बाद से ही इंडिया बन गया एक हब फॉर तिब्बतियन बुद्धिज्म इन एक्साइल। आज का इशू क्या है? दलाई लामा सक्सेशन और चाइना कंट्रोल का इशू बन रहा है। चाइना लगातार तिब्बतियन बुद्धिज्म को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। वो चाहता है कि अगला दलाई लामा उसकी मर्जी से सिलेक्ट हो, चाइना के कंट्रोल में हो। लेकिन इंडिया के लिए ये कंसर्न इसीलिए है क्योंकि अगर चाइना बुद्धिस्ट लीडरशिप को हाईजैक करेंगे तो बॉर्डर रीजन्स जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख में रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ये डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। हमारे लिए क्यों मैटर करता है? अब ये जो है एक सॉफ्ट पावर बैटल की जैसे है, जहां पे रिलीजन का यूज हो रहा है स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। चाइना चाहता है कि वर्ल्ड उसके अपॉइंटेड दलाई लामा को माने। इंडिया सपोर्ट करता है तिब्बतियन रिलीजियस फ्रीडम को और असली दलाई लामा सक्सेशन को। इस राइवलरी के इफेक्ट जो है डायरेक्टली हमें दिखेंगे बॉर्डर टेंशंस में, इंडिया के बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी एफर्ट्स पर, एंड देन इवन यू कैन से इंडियाज एक्टिस्ट पॉलिसी में भी कहीं ना कहीं इसके अवसर दिखने वाले हैं। तो इस टॉपिक का डायमेंशन जो है जियोपॉलिटिक्स जरूर है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं रुक जाता है अराउंड रिलीजन। इस कॉन्सेप्ट जो इसका जो कनेक्ट है उसको आप सॉफ्ट पावर, कल्चरल डिप्लोमेसी के अंडर लिख सकते हो। मे बी दीज आर द वेरी मच की वर्ड्स यू कैन से when you're addressing an answer on this kind of issue। तो ये जो दलाई लामा सक्सेशन इशू है उसका थोड़ा सा कोर अंडरस्टैंड करते हैं। एक्चुअली हु विल चूज नेक्स्ट दलाई लामा? इसको कहा जाता है रीइंकार्नेशन पॉलिटिक्स। रीइंकार्नेशन पॉलिटिक्स क्या होता है, इशू क्या होता है? दलाई लामा एक रीइंकार्नेटेड बीइंग माने जाते हैं, जिसे तिब्बतियन बुद्धिज्म में तुलुक्कु कहते हैं। ये माना जाता है कि हर दलाई लामा पुनर्जन्म लेते हैं और अगले पुराने दलाई लामा की सोल ढूंढ के उनको चूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है? नेक्स्ट दलाई लामा कौन अप्रूव करेगा? इंडियन करेंगे, तिब्बतियंस करेंगे या चाइना करेगा? चाइना की पोजीशन यहाँ पे क्या है? एक्चुअली 2007 में चाइना ने एक लॉ पास किया था जिसमें बोला गया था कि ऑल reincarnations of living Buddhas including Dalai Lama must be approved by the Communist Party। यानी स्पिरिचुअल प्रोसेस को स्टेट के कंट्रोल के अंडर ला दिया खुद ही ने। चाइना चाहता है कि वो अपना पपेट दलाई लामा अपॉइंट करे, ओके, फॉर ऑब्वियस रीजन। फिर यहाँ पे इंडिया का स्टांस ये है कि इंडिया अभी भी दलाई लामा और तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को होस्ट करता है। इंडिया का यहाँ पे स्टैंड क्लियर है कि कल्चरल एंड रिलीजियस फ्रीडम को हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको यहाँ वो मिल जाए। और अपने सक्सेशन प्रोसेस का जो तिब्बतियन का प्रोसेस होता है वो अपना खुद ढूंढ लेंगे। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे अगर मतलब एक ड्यूअल दलाई लामा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी? तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? एक चाइना बैक्ट होगा और एक रियल तिब्बतियन बैक्ट होगा, तो पूरे एशिया में जो है स्पिरिचुअल डिवाइड होने की चांसेस है। इसका इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा? अब एशिया में दिखेगा, साउथ एशिया में दिखेगा, इन बुद्धिस्ट कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया में डेफिनेटली दिखेगा। और जियोपॉलिटिक्स के सॉफ्ट पावर डायनामिक्स में भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाएगा। ये सिर्फ तिब्बत या चाइना इंडिया का इशू नहीं है, एक ग्लोबल बुद्धिस्ट आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाएगी। तो इसको स्पिरिचुअल मैटर की तरह ना देख के स्ट्रेटेजिक सॉफ्ट पावर राइवलरी देख सकते हैं, बोल सकते हो आप। एंड आप जब भी इसको एड्रेस करेंगे तो मे बी इंडिया का जो है सॉफ्ट पावर कल्चर को डिस्कस करते वक्त यू कैन हैव दिस इन माइंड। अब बात करते हैं इस राइवलरी के स्ट्रेटेजिक सॉफ्ट पावर डिमेंशन को। ओके, बुद्धिज्म एज अ टूल ऑफ डिप्लोमेसी कैसे यूज हो रहा है? यहाँ इंडिया और चाइना दोनों एक्टिवली कम्पीट कर रहे हैं, बट विद कल्चर, रिलीजन एंड हेरिटेज, ओके, नॉट विद आर्म्स। इंडिया के जो बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी है वो कैसे है, मतलब उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, कल्चरल कनेक्ट्स क्या है, विल अंडरस्टैंड। इंडिया ने अपने आप को पोजीशन किया है एज अ स्पिरिचुअल होमलैंड ऑफ बुद्धिज्म। क्या क्या इनिशिएटिव्स है उनके अंडर? विल सी। इंडिया होस्ट करता है दलाई लामा एंड द तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को। वो प्रमोट करता है हेरिटेज टूरिज्म जैसे बोध गया, नालंदा, सारनाथ एक्सेट्रा। ये इन्वेस्ट करता है हिमालयन मॉन्स्टरीज में, अरुणाचल, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जो होते हैं।
और डिप्लोमेटिकली जो है आउटरीच करते हैं बुद्धिज्म के लिए, उनका यूज करते हैं कंट्रीज लाइक श्रीलंका, नेपाल, मंगोलिया एक्सेट्रा में। इससे इंडिया का जो इमेज बन रहा है एज अ पीसफुल इंक्लूसिव सिविलाइजेशनल पावर। चाइना की काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है इसमें? चाइना भी पैसिव नहीं है, उसने भी काफी स्टेप्स लिए हैं टू मेंटेन दिस डेटाबेस। ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है सारा डेटा ऑफ इनकार्नेटेड दलाई लामास। बुद्धिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, स्पेशली नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका जैसे कंट्रीज में। एंड रिलीजियस लीडर्स को को-ऑप्ट करता है फॉर लेजिटिमेसी। इवन बॉर्डर क्लेम्स को जस्टिफाई करता है, सेइंग कि रिलीजियस नैरेटिव्स के थ्रू ना। एग्जांपल दे देगा कि साउथ तिब्बत क्लेम के लिए त्वांग मोनास्ट्री को चाइनीज बुद्धिस्ट हेरिटेज बता दिया उन्होंने, बताओ। तो ऐसे यूज करता है चाइना। ये राइवलरी अब टेरिटरी से ज्यादा नैरेटिव और इन्फ्लुएंस की लड़ाई बन चुकी है एक्चुअली। अब इससे यूज कर सकते हो आप अपने आंसर राइटिंग में ये दोनों एस्पेक्ट्स को, कैसे इंडिया का स्ट्रेटेजी है उस पे, और ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी हम रीड करेंगे चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी आप लिख सकते हो। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेशन दैट इज हाँ, MiG जो है 21 एक्चुअली फाइटर जेट जो है इंडिया एयरफोर्स का आइकॉनिक सुपरसोनिक वॉरियर था इसलिए क्योंकि ये अब ऑफिशियली रिटायर हो रहे हैं सितंबर में 2025 में, दैट इज इन चंडीगढ़। ओके, तो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एक बार जानते हैं। MiG-21 को जो है इंडिया ने 1963 में इंडक्ट किया था और ये था इंडिया का फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट। इंडिया ने अराउंड 700 प्लस MiG-21s प्रोक्योर किए थे, मेकिंग इट लार्जेस्ट ऑपरेटर्स आउटसाइड रशिया। इस एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही 1960s 70s में ना एक टेक्नोलॉजिकल एज दिया था जब हम जेट पावर्ड वॉरफेयर में नए आए थे। अगर उसकी कॉम्बैट अचीवमेंट्स की बात करेंगे तो MiG-21 सिर्फ एक फाइटर प्लेन नहीं था, एक बैटल टेस्टेड वॉरियर है। 1965 और 1971 वॉर्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था, 1919 के द्वारा कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में हुआ था और सबसे रिसेंट 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो है उसमें भी यूज हुआ था। विंग कमांडर जो है अभिनंदन वर्धमान ने इसी एयरक्राफ्ट से पाकिस्तानी F-16 को शूट डाउन किया था। ये एयरक्राफ्ट जो है एक लेगेसी ऑफ करेज एंड एंड्योरेंस है। Why is it being retired now? क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में एडवांस्ड रडार स्टेल्थ प्रिसीजन वेपन्स की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। MiG-21 के पार्ट्स आउटडेटेड हो चुके हैं और सेफ्टी कंसर्न्स भी रेज हो गए थे ओवर द इयर्स ड्यू टू क्रैशेस एक्सेट्रा। तो IAF ने जो है अभी फोकस किया है इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट्स को। आपको इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट्स के नाम पता होने चाहिए, तेजस और 5th जेन फाइटर्स अंडर AMC एक्सेट्रा। तो MiG-21 का जो रिटायरमेंट सिर्फ एक टेक्निकल डिसीजन नहीं है, इंडिया के एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन का जो ट्रांजिशन कर रहे हैं उनका एक सिंबॉलिक सिंबल है ये। तो MiG-21 के रिटायरमेंट के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए आगे क्या, इंडियन एयरफोर्स में आगे क्या होगा, इसका जवाब है तेजस Mk-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लेकिन पहले समझते हैं MiG-21 को लेकर कुछ चैलेंजेस तो थे, वो क्या थे। MiG-21 को लेके एक बार फ्लाइंग कॉफिन कंट्रोवर्सी हुई थी। MiG को कभी कभी कहा गया था फ्लाइंग कॉफिन क्योंकि जो है मल्टीपल क्रैशेस के कारण बहुत सारे पायलट जो है अराउंड 170 पायलट्स की डेथ हो गई थी, 14 सिविलियंस की डेथ हो गई थी। तो मॉडर्न वॉरफेयर में ये एयरक्राफ्ट अराउंड 4.5 जनरेशन फाइटर्स के अगेंस्ट जो है बहुत ही आउटडेटेड हो चुका था। इसका जो इम्पैक्ट है IAF रेडीनेस में वो बहुत बुरा था। MiG के रिटायर होने के बाद IAF की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है 29 हो गई है गिर के, जो चाहिए एक्चुअली टू फ्रंट थ्रेट सिनेरियो के लिए बहुत कम है, अराउंड 42 चाहिए एक्चुअली। तो एक जो है शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी गैप जरूर क्रिएट होगा, लेकिन उसको तेजस और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फिल करेंगे ऑब्वियसली। तेजस Mk-1A जो है इंडिजिनियस आंसर है इसका, ये डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ने। तेजस इज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ, मतलब कि आई टेल यू AESA रडार, एडवांस एनिमी ट्रैकिंग करने का रडार सिस्टम है उसमें, मिड एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी है, मतलब जो 21st सेंचुरी कॉम्बैट रेडीनेस चाहिए होता है।
तेजस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर भारत, इंडियाज पुश फॉर डिफेंस सेल्फ रिलायंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो MiG-21 का जो रिटायरमेंट है, बहुत मतलब इमोशनल मोमेंट है, लेकिन तेजस एक टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक लीप है। ये जो ट्रांजिशन है हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज को डेफिनेटली पुश करेगा, इंप्रूव करेगा। तो कभी भी आप आंसर में कोई ऐसे लिख रहे हो तो यू कैन रिलेट दिस बोथ वेपन्स यहाँ पे कैसे हम अपना डिफेंस डॉक्ट्रिन जो है ट्रांजिशन कर रहे हैं बाय टेकिंग सच एक्शंस। इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके रिटायरमेंट के बाद, वी कैन हैव अ लुक ऑन दैट एज वेल। क्योंकि सिर्फ एयरक्राफ्ट को हटा देने से डिसीजन फ्रूटफुल साबित नहीं होगा ना, एक डिफेंस पॉलिसी सिग्नल भी होना चाहिए। तो MiG-21 को रिटायर करना और तेजस को इंजेक्ट करना डेफिनेटली IAF को मॉडर्न बना देगा। जो प्रोक्योरमेंट साइकिल स्लो हो रही थी, तो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और कॉम्बैट रेडीनेस दोनों इंपैक्ट होगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, लेकिन वो जो है वो हम फिल कर सकते हैं। अभी क्या है, शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ घट के 29 स्क्वाड्रन हो गई है, जबकि डील 42 की होनी चाहिए थी टू फ्रंट वॉर प्रिपेयर्डनेस के लिए, क्योंकि हम दोनों बॉर्डर्स पे खतरा है हमें एक्सेट्रा। देन व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिजनाइजेशन, तेजस जैसे एयरक्राफ्ट्स के इंडक्शन से इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से बूस्ट मिलेगा। फॉरेन डिपेंडेंसी हम रिड्यूस करेंगे ना, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने का क्या मजा है, वील गेट टू सी यहाँ पे। देन व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्लोमेटिक शिफ्ट, यहाँ पे जो है MiG-21 एक रशियन प्लेटफॉर्म था और उसका फेज आउट दिखाता है कि इंडिया स्लोली खुद को डाइवर्सिफाई कर रहा है टुवर्ड्स वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स, जैसे रफाल हो गया और इंडिजिनस क्राफ्ट जो हम खुद बना रहे हैं तेजस। तो उसके चलते ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस और नॉन अलाइनमेंट इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट का भी एक इंडिकेटर है, यू कैन से। Then when we talk about defense reforms, ये ट्रांजिशन एक अपॉर्चुनिटी भी है इंडिया को, it requires a structured maintenance protocol, एक क्रैश इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। और सेफ्टी इनोवेशन इन एविएशन की एक अपडेटेड वर्जन चाहिए। हमने देखा है कि कैसे सिचुएशंस बहुत बुरे हो जाते हैं फॉर इवन पायलट्स एंड द सिटीजंस इक्वली। तो MiG-21 का रिटायरमेंट एक एंड ऑफ लेगेसी जरूर है, लेकिन साथ ही साथ एक नया चैप्टर भी खोल रहा है फॉर एन आत्मनिर्भर अजाइल एंड अपग्रेडेड एयरफोर्स, यू कैन से। ओके, तो आज का बहुत ही आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला वाइस प्रेसिडेंट का। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने हेल्थ रीजंस के चलते रिजाइन कर दिया। अब ये क्या किया, उन्होंने जो है करके मिड टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसी खड़ी कर दी है, जिसको फिल करना अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इसके चलते कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, वो हमारी जिम्मेदारी है टू रीड, टू अंडरस्टैंड एंड टू रिवाइज। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है अंडर आर्टिकल 66 और उन्हें इलेक्ट करता है इलेक्टोरल कोलाज, जो केवल पार्लियामेंट के मेंबर से मिलकर बनता है। लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इसमें कोई रोल नहीं होता, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी अनलाइक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। इमीडिएट इलेक्शन मैंडेटरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट नहीं रह सकता, इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली इलेक्शन कंडक्ट करना होता है। जब तक नई प्रेसिडेंट वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होंगे, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उनके प्रोसीडिंग्स प्रिसाइड करते हैं। हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, प्रीलिम्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इंडियन पॉलिटिक्स का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ऑप्शंस दे देगा आपको कि इलेक्शन प्रोसेस में वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन शामिल होता है, और उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग भी डाल देंगे, तो हम कंफ्यूज होके सारे टिक करते हैं, है ना। तो दिस इज नॉट बी द केस। आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सारे डिफरेंसेस जो है वो समझने होंगे कि कैसे स्टेट लेजिस्लेटिव उसमें नहीं पार्ट करता, पोस्ट वेकेंट नहीं रहनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि ये पोस्ट वो भर दे, तब तक के लिए डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये प्रिसाइड करेगा। ठीक है, ओके। तो इसका जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मेथड होता है उसका थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स भी जान लेते हैं क्विकली।
अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वोटिंग मेथड्स और नॉमिनेशन क्या क्या होते हैं, आई टेल यू। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद एसटीवी, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम थ्रू सीक्रेट बॉलेट। यहाँ हर एमपी का वोट इक्वल वैल्यू रखता है, अनलाइक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जहां स्टेट्स के वोट वेटेज के साथ होते हैं। इस सिस्टम में कैंडिडेट को जीतने के लिए कोटा क्रॉस करना होता है और वोट्स ट्रांसफर होते हैं जब किसी का फर्स्ट प्रेफरेंस फेल हो जाता है। अंडरस्टूड। इंडिपेंडेंट वोटिंग का मतलब क्या है? नो विप। इस इलेक्शन में पार्टी विप अलाउड नहीं होता, यानी कि एमपीज जो है अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर वोट कर सकते हैं। ये टेस्ट करता है पार्लियामेंटेरियंस की न्यूट्रलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं। इसे एक तरह का मॉरल लेजिटिमेसी भी बोल सकते हैं इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट को लेके। नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होता है? नॉमिनेशन के लिए चाहिए 20 प्रपोजर्स, 20 सेकेंडर्स, 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट और नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। अब यहाँ पे यूजुअली रिटर्निंग ऑफिसर होता है राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और न्यूट्रलिटी इंश्योर करना डेमोक्रेसी का एक कोर प्रिंसिपल है। ये टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल गोल्ड की तरह है, ट्रस्ट मी। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उनकी इलेक्शन इंटीग्रिटी, सारे कॉन्टेक्स्ट में ये कोट किया जा सकता है, तो प्लीज रिवाइज दिस टॉपिक। अब वाइस प्रेसिडेंट का रोल जो है सिर्फ सेरेमोनियल नहीं है, इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस भी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग और इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी, यू कैन से। वाइस प्रेसिडेंट होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अपर हाउस की प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करता है और डेकोरम मेंटेन करने की उनकी जिम्मेदारी होती है। वेरी क्रूशियल रोल। जब कंटेंशियस डिबेट होते हैं, डेडलॉक्स होते हैं, तो जैसे स्पीकर लोकसभा के लिए होता है वैसे ही वीपी जो है राज्यसभा के लिए इम्पार्शियल प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैकेंसी को टॉलरेट नहीं करती इन हाई ऑफिसेस, इसलिए आर्टिकल 66 जो है के तहत फ्रेश इलेक्शन तुरंत होंगे जब वीपी रिजाइन कर देगा या उनकी डेथ हो जाएगी। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि डेमोक्रेटिक चेन ऑफ कमांड ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सक्सेशन और डिस्कशन की बात करेंगे तो इस बार का मिड टर्म रेजिग्नेशन इस बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल चर्चाएं उठा रहा है। इंडिया को क्लियर कोडिफाइड सक्सेशन प्रोटोकॉल होने चाहिए या नहीं, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तो क्या करना चाहिए, है ना, ऐसे कुछ कोडिफाई है या नहीं ऐसे। इलेक्शन कमीशन का रोल जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि नॉन पार्टिसन कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग है ना ये, इसके चलते ये मोमेंट हमें याद दिलाता है कि हाई ऑफिसेस में न्यूट्रलिटी और डेकोरेटम कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब पार्टी लाइन ब्लर हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से कंक्लूड किया कि वाइस प्रेसिडेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम के लिए बस याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट जस्ट अ सेरेमोनियल रोल, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पिवोट फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नेंस। कीप इट इन योर माइंड। हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी डिस्कस किए हैं, तो प्लीज फॉर गॉड सेक रिवाइज इट। ओके, तो आज के सेशन को यहाँ पे हम खत्म करेंगे विद अ क्विक रैप अप विद 4 शार्प की टेकअवे जो आपको प्रीलिम्स और मेंस में दोनों काम आ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस के बारे में देखा हमने, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और गवर्नर पावर्स ने एक बार फिर हाईलाइट किया सेंटर और स्टेट के रिलेशन को। इस इशू ने कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम फ्रेम्स को क्लैरिटी की जरूरत को फ्रंट पर ला दिया है, स्पेशली आर्टिकल 200 के तहत। Then we saw about environmental concerns. जो एक बर्ड की रिपोर्ट आई थी 23 में, वहां पे कैसे अलार्मिंग डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन देखी हमने। तो ये सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ इशू नहीं है, एक इकोलॉजिकली वार्निंग बेल है हमारे लिए, कैसे हमें अर्जेंटली हैबिटेट कंजर्वेशन एफर्ट्स को बढ़ाना होगा एक्सेट्रा। देन वी सॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म का एक स्टेप, देवदासी एबॉलिशन लॉ, उसमें कैसे बहुत अच्छा सा रिफॉर्म लेके आए हैं। पैटर्निटी रिकॉग्निशन का नया क्लॉज ऐड कर दिया है। ये एक एथिकल एंड लीगल करेक्शन है, यू कैन से डायरेक्टली लिंक करता है हमारे इंडियन सोसाइटी की थीम को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन वी सॉ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स,
दो मेजर हुए यहाँ पे, बुद्धिज्म एज अ सॉफ्ट पावर इन हिमालयाज को डिस्कस किया हमने, एंड MiG 21 का रिटायरमेंट। दोनों इंडिकेट करते हैं जियोपॉलिटिकल रिकैलिब्रेशन अपने अपने एरिया में। तो ये चेंजेस हमें बताते हैं कि इंडिया की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी कितनी डायनामिक हो चुकी है, यू कैन से। तो बस ये थे आज के 5 to 6 टॉपिक्स के टेक अवेज। इन्हें रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, दे आर वेरी करंट, क्रिस्प, है ना, और हाई प्रोबेबिलिटी है उनकी क्वेश्चंस में पूछे जाने की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। इफ यू लाइक इट, please come tomorrow. We shall have a discussion on next day's current affairs topics. Okay, till then keep studying, keep revising. Thank you for attending the session. See you tomorrow. Veranda IAS, where your dream becomes reality.